तो आज हम समझने वाले हैं पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते को। ये रिश्ता कितना गहरा और उलझा हुआ है। आप सोचिए, एक छोटे से कीटाणु से लेकर उन बड़े बड़े सिस्टम्स तक जिन पर हम सबकी जिंदगी चलती है। कभी सोचा है, एक इतना छोटा सा जीव जिसे हम देख भी नहीं सकते, एक वो विशाल पेड़ जो हजारों साल से खड़ा है, और हम सब यानी पूरी की पूरी मानव सभ्यता, इन तीनों में कॉमन क्या है? क्या चीज इन्हें आपस में जोड़ती है? ये सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका जवाब ही हमारे आज के विषय यानी पर्यावरण की बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे आसपास की दुनिया यानी हमारा माहौल आखिर है क्या। देखिए, पर्यावरण शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में पेड़, पौधे, नदियां यही सब आता है ना? लेकिन इसका मतलब इससे कई ज्यादा बड़ा है। ये शब्द असल में एक फ्रेंच शब्द एनवायरनर से निकला है, जिसका मतलब होता है घेरना। मतलब वो हर एक चीज जो हमारे चारों ओर है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, दूसरे जानवर हो, यहाँ तक कि हमारे बनाए शहर भी, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। अब इसे और आसानी से समझने के लिए हम पर्यावरण को दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहले हैं जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। सीधी भाषा में वो सारी चीजें जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, फंगस और हम इंसान। और फिर दूसरे हैं अजैविक घटक यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स। वो चीजें जिनमें जान नहीं है लेकिन जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, हवा, मिट्टी, तापमान। और मजे की बात यह है कि जब ये दोनों हिस्से यानी जान वाली और बेजान चीजें एक साथ मिलती हैं, तभी जाकर इस धरती पर जीवन मुमकिन हो पाता है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना है, पर सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करते हैं। क्या ये सब चीजें अलग अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब एक दूसरे से एक बहुत ही गहरे और मजबूत जाल की तरह जुड़े हुए हैं। और इसी जुड़ाव को, इसी इंटरैक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। आप इसे एक बबल ऑफ लाइफ यानी जीवन के एक बुलबुले की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा एरिया जहां के पेड़ पौधे, जानवर, मौसम और यहां तक कि जमीन सब एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे एक जंगल अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, एक तालाब भी एक इकोसिस्टम है, यहां तक कि एक रेगिस्तान भी। और हर इकोसिस्टम में ना एनर्जी एक खास तरीके से बहती है। इसे फूड चेन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादकों से, जैसे कि घास जो सूरज से एनर्जी लेकर अपना खाना खुद बनाती है। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी शाकाहारी जीव, जैसे एक बकरी जो उस घास को खाती है। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी मांसाहारी, जैसे एक शेर जो उस बकरी को खा लेता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब ये सब मर जाते हैं तो डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया अपना काम करते हैं। वो इन मरे हुए जीवों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पोषक तत्व फिर से घास को मिलते हैं। और ये साइकिल, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे प्रकृति के बनाए हुए सिस्टम्स की, लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसे प्लेयर की एंट्री होती है जो सिर्फ इस खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसमें पूरे खेल के नियम बदलने की ताकत है। और वो प्लेयर हैं हम इंसान। अगर हम इतिहास देखें तो पहले प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता एक अलग तरह का था। इसे पर्यावरणीय नियतिवाद कहते हैं। इसका मतलब था कि प्रकृति ही सब कुछ तय करती थी और हम बस उसके हिसाब से चलते थे। जैसे शुरुआती इंसान वही बसते थे जहां पानी और खाना मिलता था। लेकिन फिर विज्ञान और टेक्नोलॉजी आई और हमारा नजरिया बदल गया। अब हम संभववाद की दुनिया में रहते हैं। मतलब अब प्रकृति हमें सिर्फ संभावनाएं देती है और हम अपनी टेक्नोलॉजी से उन सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। अब हम सिर्फ नदी के किनारे नहीं बसते, बल्कि हम रेगिस्तान में भी शहर बसा सकते हैं। और हमारी इस असर का स्केल, इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। साल 2018 में ही दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन थी। सोचिए, इतने सारे लोग, और ये आबादी लगातार बढ़ रही है। जाहिर है इतनी बड़ी आबादी का इस ग्रह पर असर भी बहुत बड़ा होगा। पर इस बढ़ते हुए इंसानी असर ने हमारे कुदरती सिस्टम्स को कैसे बदला है? सच तो ये है कि इसने एक ऐसी दुनिया बना दी है जिसका बैलेंस, जिसका संतुलन बिगड़ गया है। और अब हमें अपने ही कामों के कुछ ऐसे नतीजे देखने को मिल रहे हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि जब ये बैलेंस टूटता है, जब ये संतुलन बिगड़ता है, तो होता क्या है? इसके परिणाम क्या होते हैं? और इसके नतीजे आज हमारे चारों तरफ हैं।
जानवरों के घर उजड़ रहे हैं, जिसे हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी जीवों की अलग अलग प्रजातियां तेजी से खत्म हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग तो हमारी सदी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। और ऊपर से हवा, पानी और ज़मीन का प्रदूषण, ओजोन लेयर में छेद, एसिड रेन, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है और ये सब उस टूटे हुए बैलेंस का ही नतीजा है। और ये सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है, इसका असर हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। याद कीजिए 2004 की सुनामी। उसके बाद मशहूर वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने एक बहुत जरूरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन तटीय इलाकों में मैंग्रोव के घने जंगल थे, वो एक दीवार की तरह खड़े हो गए और उन्होंने पीछे बसे गांव को बचा लिया। ये एक साफ उदाहरण है कि कैसे प्रकृति की रक्षा करना असल में हमारी अपनी सुरक्षा करना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये हमें समझ आ गया, और ये सब सुनकर थोड़ा निराशा भी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब हम इस प्रॉब्लम को पहचान चुके हैं और अब हम मिलकर इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस नए रास्ते का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा और सरल है। मतलब हम अपनी आज की ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मौके और संसाधन कम न पड़े। ये एक तरह से आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए पूरी दुनिया ने मिलकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs तय किए हैं, जैसे गरीबी खत्म करना, सबको अच्छी शिक्षा देना, साफ पानी और सफाई, क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेना और समुद्र के नीचे के जीवन को बचाना। और ये सब लक्ष्य ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ही सोचिए, क्या हम क्लाइमेट पर एक्शन लिए बिना गरीबी खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक होलिस्टिक, एक पूरी तस्वीर देखने वाला अप्रोच है। अब इस बदलाव को लाने के लिए 2 लेवल पर काम हो रहा है। एक है टॉप डाउन एक्शन, यानी ऊपर से नीचे। इसमें सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बड़े बड़े समझौते और कानून बनाती हैं। और दूसरा है बॉटम अप एक्शन, यानी नीचे से ऊपर। इसमें आम लोग, लोकल कम्युनिटीज आगे आती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत का चिपको आंदोलन है, जहां गांव के लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोगों की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन कानून और आंदोलन अपनी जगह हैं। इन सबसे भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है जो हमारे फैसलों को गाइड करती है, और वो है हमारी सोच, हमारी नैतिकता, हमारा एनवायरमेंटल कंपास, यानी पर्यावरण को लेकर क्या सही है और क्या गलत, इस पर हमारी समझ। यहाँ पर सोचने के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी मानव केंद्रित सोच। ये कहता है कि प्रकृति की वैल्यू तभी है जब वो इंसानों के किसी काम आए। और दूसरा तरीका है इकोसेंट्रिज्म, यानी प्रकृति केंद्रित सोच। ये कहता है कि प्रकृति की अपनी एक खुद की वैल्यू है, भले ही वो हमारे किसी काम आए या ना आए। सवाल ये है, क्या हमें जंगल इसलिए बचाने चाहिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन और लकड़ी देते हैं, या इसलिए क्योंकि उस जंगल का भी इस धरती पर जीने का उतना ही हक है जितना हमारा? और इसी से जुड़ा एक और बहुत जरूरी नजरिया है इको-फेमिनिज्म या पारिस्थितिक नारीवाद। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि जिस तरह की सोच से प्रकृति का शोषण होता है, यानी उसे सिर्फ एक संसाधन समझना, ठीक वैसी ही सोच से समाज में महिलाओं का भी शोषण होता आया है। ये पर्यावरण के मुद्दे को सामाजिक न्याय के बड़े सवाल से जोड़ता है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये पर्यावरण हम सबका एक साझा घर है, एक ऐसा घर जिसमें एक छोटा सा माइक्रोब और पूरी इंसानियत सब एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, इस साझा घर के भविष्य को बनाने में हम सब क्या भूमिका निभाना चाहते हैं? एक मालिक की तरह जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, या फिर एक जिम्मेदार सदस्य की तरह जो घर की देखभाल करता है? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।